हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 21 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। क्या यह सेक्शन कह रहा है, किस चीज के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। तो सेक्शन नंबर 21 सिंपली हमें यह कहता है जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एक्ट नंबर 5 है उस के बारे में, यानी कि उसकी अप्लीकेबिलिटी के बारे में। यानी कि जब हम मैरिज एक्ट 1955 के अंदर कोई भी पिटीशन प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन के बारे में हो, चाहे वो डिवोर्स के बारे में हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के बारे में हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, तो ऐसे में जो प्रोसीडिंग की बात की गई है, तो प्रोसीडिंग किस एक्ट से रेगुलेट की जाएगी? क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट से रेगुलेट की जाएगी? नहीं, वो की जाएगी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के एक्ट नंबर 5 से। यानी कि लाइक समन भेजना है, या फिर हमें कोई डिग्री आ गई है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? तो वो एग्जीक्यूट किया जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड 6 के द्वारा। यही हमारा सेक्शन नंबर 21 में कहा गया। बात करें सेक्शन नंबर 21A के बारे में, ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है कि कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, तो जो पिटीशन प्रेजेंट की गई है कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सर्टेन केसेस के अंदर। अब कौन कौन से वो सर्टेन केसेस हैं? सेक्शन नंबर 10 के अंदर अगर आपने पिटीशन प्रेजेंट की है, जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 13 के अंदर पिटीशन प्रेजेंट की है, जो बात करता है डिवोर्स के बारे में। तो ऐसे में पार्टीज क्या करती है कि चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, हस्बैंड अपनी पिटीशन प्रेजेंट करता है और उसे कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है, तैयार करके पिटीशन प्रेजेंट कर देता है। वाइफ अपनी को जो पिटीशन है उसको प्रिपेयर करते हो, कोर्ट में प्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसे में दो पिटीशन यहाँ पर हो गई है। तो अब दो पिटीशन जब एक ही कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर दी जाती है, तो कोर्ट क्या करता है? उन दोनों को अलग अलग थोड़ी सुनेगा, एक ही साथ से सुनेगा, क्योंकि दोनों पिटीशन एक ही पार्टी से रिलेटेड है, एक ही चीज को वो रिलीफ के लिए वो ले रहे हैं। यानी कि अब उसको क्या कर दिया जाएगा? क्लब कर दिया जाएगा। अगर बात करें, उन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेम पिटीशन फाइल कर दी, वाइफ कहीं और रहती है, हस्बैंड कहीं और रहते हैं, तो जुरिडिक्शन के अनुसार उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट कर दी। अब क्या दोनों में अलग अलग पिटीशन को सुना जाएगा दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट के पास इस सेक्शन के अंदर यह पावर है कि वो उसको ट्रांसफर कर लेंगे एक पिटीशन के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि किस पिटीशन को ट्रांसफर किया जाएगा, किसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो उसी पिटीशन को ट्रांसफर किया जाएगा जो बाद में पिटीशन प्रेजेंट की गई है। यानी कि हस्बैंड ने पहले पिटीशन प्रेजेंट कर दी, वाइफ ने बाद में कर दी, तो वाइफ की पिटीशन को ट्रांसफर जाएगा पहले जहां पर पिटीशन प्रेजेंट की गई है, और उसको कोर्ट सुनेगी। ऐसा डिफरेंट स्टेट के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, डिफरेंट स्टेट में पिटीशन प्रेजेंट की गई है, तो उसको भी कोर्ट के पास यह पावर है इस सेक्शन के अंदर, वो उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक एक कोर्ट के अंदर, और उसको सुन सकते हैं, उसको सुना जाएगा, उसका कंक्लूजन यहाँ पर किया जाएगा। बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 21 कैपिटल बी के बारे में। मैं स्क्रीन को हूँ ताकि आप इसको भी पढ़ते रहें। और इसमें यह भी कहा है कि सीपीसी का यहाँ पर अगर किसी पिटीशन को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर सीपीसी जो है हमारा अप्लीकेबल हो जाएगा इस सेक्शन के अनुसार। यानी कि जो प्रोसीडिंग है ट्रांसफर करने की, किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, उसमें हमारा सीपीसी जो है अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 21 कैपिटल बी, यह कोर्ट को कुछ स्पेशल पावर देती है। स्पेशल पावर का क्या मतलब? पिटीशन को जल्द से जल्द सुनना है, ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए पार्टीज के न्याय को बनाए रखने के लिए। ऐसे में क्या, ताकि उनके साथ कुछ और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि वो आपस में कह पा रहे हैं, ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, तो न्याय को ध्यान में रखते हुए पार्टीज को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, पिटीशन को जल्दी से जल्दी उसका निपटान किया जाए, पार्टी को सुना जाए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन न्याय को ध्यान में रखते हुए उस पिटीशन को रेगुलरली सुना जाएगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई अर्जेंटमेंट ना मांगी जाए, और अर्जेंटमेंट रीजन के साथ दी जाएगी, अननेसेसरी यहाँ पर नहीं दी। साथ ही इसी सेक्शन में ये बताया गया है टाइम लिमिट क्या होगी, यानी कि कोई भी पिटीशन चाहे वो जुडिशियल सेपरेशन की हो, चाहे वो डिवोर्स की हो, चाहे वो मेंटेनेंस की हो, रेस्ट्रिक्शनल राइट की हो, इस एक्ट के अंदर फाइल की गई है तो उसे जो है 6 महीने के अंदर कंक्लूड किया जाएगा, यानी कि वह प्रयास किया जाएगा कि 6 महीने के अंदर सुन लिया जाए। जब से कब से ये पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, रिस्पोंडेंट को जब नोटिस सर्विस हो गई है उस तरीके से। यहाँ पर अपील की भी बात की गई है, तो कितने समय के अंदर जो है कंक्लूड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए 3 महीने समय की गई है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 21C के बारे में। अब ये हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है डॉक्यूमेंट एविडेंस के बारे में, यानी कि हमारे के अंदर अगर आपने कोई पिटीशन डाली है और ऐसे में पार्टी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसको इस रीजन पर डिसअलाउ नहीं किया जा सकता कि वो स्टैम्प्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो किसी दूसरे लॉ में यह कहा गया है अगर इस तरीके का डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इनएडमिसिबल होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, उसे एडमिसिबल माना जाएगा। क्या मैं पढ़ देता हूँ, नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अनेक्टमेंट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि कोई दूसरा एक्ट उसको कॉन्ट्ररी कह रहा है, ये जो है एडमिसेबल नहीं होगा। तो नो डॉक्यूमेंट शैल बी इन एडमिसेबल इन एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग एट द ट्रायल ऑफ द पिटीशन अंडर एक्ट द ग्राउंड दैट इट इज नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड और नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। तो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 21 को समझा, क्या ये सेक्शन कह रहा है, और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन दे पाए होंगे।